Hello, dosto. Welcome to another episode 4 of the Mr. and Mrs. Pal show. I am Aman. शोम एंड एज यूजुअल हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आते हैं आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है विच आई थिंक इज रियली रियली नाइस एंड व्हाट डू वी हैव इन लाइन अप टुडे आज कौन आने वाला है आज जो हमारे गेस्ट हैं ही इज आशीष रौथान सो ओह सिडनी नाइस के वेरी सेंसेशनल सिंगर हमारे बहुत अच्छे दोस्त सो हाँ। ही विल बी जॉइनिंग अस इन अ शॉर्ट अरे वाह वाह अरे नाइस 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 वुड लव टू टॉक टू हिम यार आई गॉट सम वेरी गुड मेमोरीज विद आशीष रौथान सिडनी में वन ऑफ द टॉप रेटेड सिंगर्स यार जिन्होंने अच्छे से अपनी रियाज की हुई है अच्छे से अपने कला का उनको प्रेजेंटेशन करना आता है इज सो गुड एंड आई एम श्योर यू नो व्हेन द पब्लिक गेट्स टू लिसन टू हिम दे विल बी एब्सोल्युटली कैप्टिवेटेड आई थिंक मेरे पोस्ट में भी मैंने इसी तरह से कहा था कि अगर आप आशीष को नहीं जानते हैं तो आप उसका गाना सुन लीजिए यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट हिज वॉइस बिल्कुल अच्छा Shom, tell me one thing yeah a lot of people and myself were getting a little I mean we were having this chat a couple of days ago where I was getting very confused about this whole structure and I think people need a little bit of clarity on that so what is this actual Hum Tum all about ठीक है जो हम तुम का जो कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली वो उस मूवी से ही स्टार्ट हुआ है हम तुम जहाँ पे कार्टून कैरेक्टर्स के साथ में हुआ है एंड विच इज़ वेरी रिलेटेबल टू आवर थीम पर इस शो का जो यूनिकनेस है वो इसमें है कि जो हम हैं वो हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाल हैं और जो तुम है वो है गेस्ट सो हम आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ तुम तो वो है एक म्यूजिकल चैट शो जहाँ पे हम तुमसे बात करते हैं और ऑडियंस से हम दिखाते हैं कि हम किसे ला रहे हैं गेस्ट जैसे आशीष है हम उनके साथ बात करेंगे दैट्स द कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑफ हम तुम आई थिंक वेल दैट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ हमें मेरे लिए भी बिल्कुल अच्छा हो गया तो ज़रा हम अपने स्पॉन्सर्स के बारे में भी बात कर लें हाँ बिल्कुल तो हमारे शो के दो स्पॉन्सर्स हैं एक हैं जो वो है फेराली कॉस्मेटिक्स सो फेरियल अली इज़ द ओनर ऑफ फेराली कॉस्मेटिक्स तो वो हमारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं सो जो खूबसूरती का राज है that is sponsored by maybe you know what and I must say because I mean I've seen you use other normal products that you just go and buy out of the shelf and I've seen you now use this for the last couple of episodes और मुझे इसीलिए मैंने पूछा कि ये डिफरेंस मुझे अच्छा इसीलिए लग रहा है यार वेरी गुड क्योंकि कभी पता क्या हो जाता है when you do the makeup and sometimes your face glows too white you know एक powdery powder लगा के आ गई है ऐसे नहीं powder नहीं है you know it's from a drugstore so what do you expect ना ये क्वालिटी प्रोडक्ट और उसमें एक फर्क है Yeah, so very nice. I'm very happy ऊपर से ये vegan quality vegan products हैं she use no animal cruelty तो हाँ बहुत ही बढ़िया है और she has very generously given me an offer discount code है so there is an offer code तो वो मैं तुम्हें कह रही थी Is that just for you or for the listeners? No, for the listeners. तो मैं तुम्हें वो offer के बारे में कह रही थी. So guys, what are you waiting for, yeah? Okay, well, let's make this even simple, guys. So what you need to do in order to get this 10% code from us is you need to go onto our Facebook page and like our Facebook page, screenshot that you have done that, and then go onto our YouTube channel, subscribe to our YouTube channel, screenshot that, send that to us via either our Facebook page or via our email address, which will be at the end of this little clip. उसका में हम details नीचे और end of the clip में डाल देंगे. So bear that in mind. उस details पे हमें ये screenshots भेज दें. जैसे हमें मिल जाती हैं, we will then follow up with the reply email with the 10% code. We can do that for them, right? It's a 10% discount, yeah. Wonderful. And Ferrari, thank you so much for such a lovely product. I must say, you know, I mean, obviously देखने वाली की नज़र होती है, you know, देखने वाली की नज़र काम आती है. इतने अच्छे products, it's not just foundation, लेकिन उनके पास जैसे skin serum है, you know, कोलाजन प्रोडक्ट्स हैं लिपस्टिक्स उसने भेजे तो आज का जो पूरा मेरा लुक है दैट इज कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय फराली ओह फैंटास्टिक और हमारे जो यूजुअल देखो सबसे ज़रूरी चीज़ तो आई थिंक देखो भाई पेट में जो खाना जाता है ना वो सबसे अहमियत वाली चीज़ होती है तो आई थिंक आई शुड से अब मैंने सीख लिया है चंडीगढ़ टू कोलकाता feeding with a smile. Swagata Das ji has always very kindly sponsored our show with all the catering and all the snacks and sweets and dinner dishes. So thank you so much for that sponsor. So guys, if you in Australia, Sydney, if you have any sort of catering needs, I believe Swagata Das is the person to contact. Absolutely. The details of that are on the end of our video, and we'll put it in the description and stuff like that as well. Facebook, maybe you guys can go and check.
So we'll keep those details up to date. But thank you to those sponsors. And anyone else, I think if you want to get in touch and if you want to sponsor your products or anything as such, whether it be a monetary value or a equivalent product that you would like to, through our show, put up for advertisement, please get in touch with us through our Facebook page. Send us a quick message, I think, and you I think managing that admin part of things, so they can just get directly in touch with you. So yeah, that's all up for available. So moving on very swiftly, क्योंकि I'm really excited to talk to Ashish. तो मुझे आशीष से बात करनी है, तो right, I would like to ask you a question, Shom. And the question is, क्योंकि मुझे पता है तुम अपने फोन के बगैर नहीं रह सकती हो, ठीक है ना? तुम गाड़ी में हो, तुम बेडरूम में हो, तुम किचन में हो, तुम खाना बना रही हो, तुम टीवी भी देख नहीं, I won't go into that much detail, don't worry. तुम टीवी भी देख रही हो, तो तब भी फोन बिल्कुल पास में ही होता है, एंड तुम आटा भी गूंद रही हो, साथ में फोन भी हो रहा है, आटा भी गूंद रही हो, फोन भी हो रहा है, and I get those notifications. That's the funny thing, because I'm getting the notification right there. I'm sitting here watching the TV. It's like, अरे यार ये फिर फोन पे लग गई है. तो फर्ज करो अगर वो जो अपने अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म आई थी 2.0, अगर कुछ ऐसा हो गया कि फोन अचानक तुमसे छीन लिए जाएं, oh my god, तो क्या होगा तुमको? oh my god, I can't imagine my life without, I mean, phone पे सब कुछ करते हैं हम, it's not just talking to people and chatting and all that. I think मेरे बहुत ही limited friends हैं जिनके साथ मैं actually chatting कर रही होती हूँ. मेरा सारा काम उस पे होता है. आप posters देख रहे हो, किसी को stalk करना है Facebook पे, उनका कार्टून बनाने के लिए, वरना नहीं, लेकिन हर काम के लिए यार फोन चाहिए होता है. I can't imagine my life without an internet. हाँ, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि I had been to this meditation retreat for 10 days and there was no phones allowed, there was no speaking allowed, no books allowed, no writing allowed. So there was 100 hours of meditation, and उसके बाद जब मैं निकली वहाँ से, I didn't even feel like touching the phone. ऐसा था. तो ऐसा नहीं होता कि तो ये फ्री ऑफ चार्ज, ये फ्री ऑफ चार्ज है कि? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. accommodation, food, everything is free, और आपको बस obviously guided instructions होते हैं. Awesome. If I can survive that, anyone can survive without a phone. Awesome. तो तुम्हारी अगली बुकिंग कब है? मैं 3 बार जा चुकी हूँ इस पे, and लगता कोई फायदा नहीं हुआ. प्लीज दोबारा जाओ. कल ही जाओ. मैं चली जाऊंगी. तुम्हारा खाने का क्या होगा? 10 दिन क्या करोगे? मैकडॉनल्ड्स और KFC जिंदाबाद. Moving on. तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि what would a world full of your clones look like? मैं बहुत बार बोलती हूँ, अमन तुम घर पे नहीं हो, बल्ब खराब हो गया है, you're not home, ये AC कैसे करना है, ये रिमोट कंट्रोल का कौन सा बटन करूँ कि टीवी ऑन हो जाए. जो तब नहीं होते हो ना, आई कीप आस्किंग कि क्लोन चाहिए तुम्हारा. अगर ये पूरी दुनिया बस अमन हो जाए तो कैसी दुनिया होगी यार? अब मेरा दिल कर रहा है इसका जवाब मैं खुले से दूं, लेकिन जो कुछ सुनने वाले भी होंगे उनको ये बातें अच्छी भी नहीं लगेगी कि यार अमन का ही क्लोन. ओह माय गॉड. आई थिंक सबसे पहले अगर मेरे कोई क्लोन्स ऐसे हो पूरी दुनिया में, तो एक तो सेल्फिशनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दुनिया में, ठीक है? हर आदमी सेल्फलेस हो जाएगा मेरे क्लोन की वजह से. दूसरा ये होगा ईमानदारी, ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट अप्रोच. हर किसी के साथ दो तरीके से दो चेहरे से बात नहीं करना, एक ही जो है चेहरा है वही रखना है. तो ये चीज़ें होंगी. Music, obviously, every single clone of mine will be a musician. So, everybody will be listening to qawwalis, classical ghazals. Oh, what a heavenly atmosphere that will be, where you get to learn something, where you get to improve your health because of this kind of music. क्योंकि ये actually doctors ने भी prove किया है कि Indian classical music जो है हमारे health के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे heart rate के लिए बहुत अच्छा है, हमारे hormonal changes के लिए बहुत अच्छा है. तो imagine that, a healthy, honest lifestyle just of music and hard work. वो तो ठीक है, लेकिन you are a very social and extrovert kind of person. तुम्हें लोगों से मिलना होता है सबसे, तो तुम अपने साथ ही बैठोगे, हर चीज अपने साथ करोगे. तुम अपने साथ क्या करोगे? Let's not go into that detail. Move on. मैं मेरा जो अगला सवाल है वो तुमसे है
कि तो और किससे you know, और सारा कौन हाँ बैठा हाँ है ठीक है, कूपर भी है ना यहाँ बैठा हुआ, हेलो कूपर। ओह कम ऑन, अरे यार इसको भी इंट्रोड्यूस करना, देखो ये भी हमारे फैमिली का मेंबर है, ये है ये देखो हमारे जीन्स, आज हम हाँ सारी पूरी फैमिली ने डेनिम पूरा पहना हुआ पूरा है। डेनिम फैमिली आज है, डेनिम फैमिली। ये है हमारे कुपर, कुपर से हेलो पप्पू, हेलो कुपड़ी, हेलो बेबी। सो क्यूट, ही सो स्वीट। अभी यहाँ नीचे आराम से हाँ पाँव तो में देखा, बैठा, चल बैठ जा। I could be talking to him but I'm talking to you. Aman, What's that supposed to that's mean? you. I mean What's you. that? No, what's that supposed to mean? जो समझना No, what है, is that supposed to mean? समझदार को इशारा ही काफी है। एक दफा I won't mention names, पर जब वो देखेंगे ये शो वो अपने आप समझ जाएंगे कि मैं इनका रेफरेंस ले रहा हूँ। तो एक दफा क्या हुआ, मैं अपने दोस्त के घर गया, तो जब तक मैं वहाँ पहुँचा तो दोस्त अनफॉर्चुनेटली निकल चुके थे, तो मुझे कुछ सामान पिक करना था उनके घर से। तो उनकी वाइफ जो है, मैं उनको बड़े प्यार से भाभी बुलाता हूँ, तो वो वहाँ थी घर पे, तो भाई साहब ने समझा दिया था कि हाँ अमन आएगा, इनको सामान दे देना। तो ठीक है, जब हम गए तो हम दोनों साथ में ही थे, तो वो मुझे बहुत फनी लगा था यार कि हम कूपर को तो ऑब्वियसली घर छोड़ के गए थे, अकेला था बेचारा, तो ऑब्वियसली उनके अटैचमेंट कूपर से तो है ही। तो उन्होंने मुझे देख के कहा, कहता अरे भाई साहब आपको देख के याद आया, कूपर को अगली दफा लेके मैं कहा ओ भाभी जी, मैं कहा क्या कह रहे हो। और क्या रेफरेंस है देखो, आज की दुनिया में तो मैं बोलूंगी एक कुत्ते के साथ अगर आपकी रेफरेंस होती है ना, इट्स नॉट अ गाली, इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो लॉयल्टी है वो खत्म हो गई है दुनिया से। वो तो है। अरे यार तुम कौन सी सीरियस बातें पकड़ के बैठ गई हो। अच्छा ठीक है ओके। तो मेरा जो सवाल था, बैक टू दैट क्वेश्चन, ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए मुझे तुमसे। अच्छा, मेरे बारे में। अच्छा, कोई एक चीज, ठीक है, कोई एक, बहुत सारी नहीं, मुझे पता तुम्हारी लंबी लिस्ट है, लेकिन तुम मुझे बताओ। नहीं तुम्हारी लंबी लिस्ट नहीं, तुम्हारी एक ही है कि तुम सुनती नहीं हो। अच्छा तो तुम किसी की भी सुनती, देयर यू गो, सी अभी हम देखा दिस इज एविडेंट, देखा सुनती ही नहीं हो। मैंने नहीं सुना। मैंने कहा तुम सुनती नहीं हो किसी की। अभी मैं तुमको बुला रहा था कि शोम आ जाओ, लाइक बेबी वेट अ मिनट, होल्ड ऑन, और फिर यहाँ आने के बजाय दूसरे रूम में चल के मैं कहा माय गॉड, मैं यहाँ सब प्रिपेयर करके बैठा हुआ हूँ, तैयार होने में टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। तो आई थिंक लेट्स मूव ऑन। हाँ, और टाइम आ गया है अब हमारे आशीष रौथान साहब से बात करने का। तो आशीष के बारे में आई वुड लाइक टू शेयर, ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम was at the Swartaj 2018 competition. That was the first competition that I ever entered through music. वो भी तुम्हारे कहने पे मैंने किया था, और it was very nice, and मेरा और आशीष का कनेक्शन इंस्टेंट ही हो गया था वहाँ, you know, because I was so surprised कि कोई you know बाहर देश में भी आके इतनी अच्छी गज़लें, इतने अच्छे क्लासिकल गाने, you know, और इतनी तैयारी के साथ, बहुत तैयारी के साथ, you know, गिटार पे he was sitting with a group of friends. तुम्हें याद है कैसे मिले थे? अरे बिल्कुल याद है। he was singing रंजिशी सही, और रंजिशी सही, और गिटार पे वो बजा रहा था, कॉर्ड्स भी बजा रहा था साथ में, और रंजिशी सही बजा रहा था। तो then obviously me being a तबला player I was very inclined, ज्वाइन करो उसको ना करो, तो फिर मैंने मुंह से वहाँ तबला अकम्पनी किया उसके साथ, यू नो। तो वो बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था। तो आई रिमेंबर दैट वेरी वेरी क्लियरली। कैसे म्यूजिशियंस मिलते हैं ना, जैसे आम लोग मिलेंगे, हाय हाउ आर यू, आई एम अमन, व्हाट्स योर नेम, इस तरह से मिलते हैं, लेकिन म्यूजिशियंस म्यूजिक के साथ कनेक्ट होते हैं। टिल दैट टाइम ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे ना। And I think music, and I believe music is one of the, I won't say the only, but one of the most purest way to connect with someone. So I think music is one of those only forms left. There are many other forms, but I think for me, because obviously I'm a musician, I would say that music is one of those purest form for me. क्योंकि जिसको भी मैं आज तक म्यूजिक की वजह से मिला हूँ ना, वो कभी हमारा कोई अनबन या कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ है, हमारा सिर्फ म्यूजिक ही फोकस रहा है। एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट नाइसेस्ट एंड द मोस्ट क्लीनेस्ट वे टू मीट समवन व्हेन यू हैव अ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पैशन। तो लेट्स विदाउट फर्दर इंटरेस्ट लेट्स ब्रिंग आशीष रौथान। लेट्स डू दैट। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ट्यूनिंग इन अगेन। हम आज आपके लिए जो आर्टिस्ट लेके आए हैं सिडनी के, a lot of you people would have already been very very familiar with him. He is one of the most rising names, not only just in Sydney, Australia, but out of Australia as well. तो चलिए इनके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं आशीष रौथान से। आशीष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। वेलकम टू द शो। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को इनवाइट किया, नहीं तो मुझे वैसे नॉर्मली कोई इनवाइट करता नहीं है। तब तो भाई मैं तू बिल्कुल सेम बोर्ड पे है। हम दोनों को पूछता नहीं है। पर नो यार, आई रिमेम्बर जब हम थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे
कि when I first met you, it was at the Swartaj competition. तो आप बाहर बैठे हुए थे, आपका गिटार था आपके हाथ में, 4-5 दोस्त आप साथ में बैठे थे और आप रंजिश ही सही गा रहे थे गिटार पे, आपने अपने आप का साथ दिया था। तो मुझे वो अंदर से तलब हो रही थी कि यार मुझे तबले पे काश तबला होता ना मेरे साथ में, इस भाई काश मैंने साथ देना था। तो खैर मैंने वहाँ से तो मुंह से जितना भी मुझे था तबला बजा दिया, बट दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट। तो नहीं, थैंक यू सो मच भाई, स्वागत है आपका इस शो में, और आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे, एंड आई वांट पीपल टू नो मोर अबाउट यू, नॉट ओनली अबाउट द म्यूजिक बट अवे फ्रॉम म्यूजिक एज वेल। तो सबसे पहले तो म्यूजिक से शुरुआत करते हैं भाई। प्लीज़ आप ज़रा यार खुल के बताओ, आपका जो म्यूजिकल बैकग्राउंड है ये कहाँ से, म्यूजिक आपकी फैमिली में ही है या आप अकेले इस लाइन को लेके पकड़े हो, क्या शुरू कैसे हुआ ये सब? शुरू ऐसा हुआ कि मैं बहुत छोटा था उस टाइम, और छोटे होते तो किसी को भी नहीं पता होता कि हमारे में है क्या अच्छा, क्या स्किल है या क्या टैलेंट है। मैं अपने घर की छत पे बहुत लंबा पाइप था, उस पे गा रहा था। अच्छा। तो मुझे गुनगुनाने की आदत थी, जो भी देखा कोई बजा रहा है तो बजा लिया, कोई गा रहा है तो सुन के गाना शुरू कर दिया, ऐसे आदत थी। तो वो पाइप पे मैं गा रहा था, अभिजीत भट्टाचार्य जी का गाना था वो, कभी यादों में आऊं। वो मैं टीवी पे उस दौरान वो गाना बहुत हिट था, तो मैं सुन के मैंने गाया पाइप पे। तो सामने जो हमारे पड़ोसी थे उन्होंने बोला कि ये कौन गा रहा था ना, बहुत अच्छा गाता है, मेरे मदर को आके बाद में ऐसा बताया। तो बोला कि जैसे मेरे मदर का नाम शांति है, कि शांति ये तेरा लड़का बहुत अच्छा गाता है, अगर इसको सिखाया जाए तो और पॉलिश हो जाएगा, अच्छा है, म्यूजिक में इसका इंटरेस्ट दिखता है ना। तो वहाँ से बस आया, ऐसे करते करते फिर उनसे मैं इंस्पायर हो गया, या कुछ भी घर वालों ने मुझे बोल दिया कि चलो सिखा देते हैं कैसा भी। तो फिर म्यूजिक पढ़ाई शुरू की, धीरे धीरे फिर गाना शुरू किया। बस क्या उम्र रही होगी उस वक्त? उस टाइम मैं शायद होऊंगा 3rd या 4th, उम्र तो पता नहीं एग्जैक्टली, 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था मैं। अच्छा। और उसके बाद ही मैं क्लास में भी पढ़ने में अच्छा था, टॉपर था स्कूल में। तो पेरेंट्स ने तो यही सोचा कि टॉपर है तो क्यों है ना किसी और फील्ड में डालें, ऐसे ही अच्छे पढ़ने में अच्छा है, वहां पे ना माड़ा हो जाएगा ना। तो पर ठीक है, जब बाद में 6th स्टैंडर्ड में आए तो मुझे ड्राइंग में इतना अच्छा था भी नहीं मैं, तो हमारे स्कूल में ऑप्शन था कि या तो ड्राइंग ले लो, या संस्कृत ले लो, या म्यूजिक ले लो, या होम साइंस ले लो। वो हर स्कूल में होता है एक ऑप्शन, है ना। तो लड़कियां होम साइंस की तरफ चले जाती हैं, जो हिंदी में अच्छे हैं वो संस्कृत की तरफ चले जाते हैं। तो मुझे स्कूल में जब गाया था पहले छोटे होते भी, तो बोला कि ये वही लड़का है जो छोटे होते भी गाता था, इसको म्यूजिक ही दिलाइए। और ऐसा करते करते मैं म्यूजिक का बच्चा बन गया बस। क्या बात है, कितना बड़ा हाथ होता है वैसे माँ बाप का इसके पीछे। हाँ वो तो है, सपोर्ट के बिना बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकते। और आपने जो ऑफिशियल तालीम है वो कहाँ से हासिल की, आपके गुरुजी कौन थे? ऑफिशियल तालीम अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट टाइम तो 6th स्टैंडर्ड में ही मैंने म्यूजिक के बारे सीखना शुरू किया। इसको हारमोनियम कहते हैं, ये सा है, फिर ये रे है, तो सारे गा मा पा धा नी सा बजाना है ना, फिर उसके साथ गाना है, अलंकार, ये सब। बट उस टाइम पे सिर्फ टेंशन ये रहता था पास करना है ना सब्जेक्ट, तो रट लेते थे बस कि सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, दूसरी सरगम सा सा रे रे गा गा मा पा पा धा, तो इधर रट लिया और गा भी दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत गाने का स्किल था अंदर, तो गा दिया। पर बाद में ऐसे पढ़ते रहे इस म्यूजिक को। फिर बाद में जब मैं कॉलेज डेज में आया, तब मुझे दोस्तों ने फोर्स किया कि तू स्कूल में भी गाया करता था, कॉम्पिटिशन्स में जीतता था स्कूल में भी, अब भी ट्राई कर। क्योंकि बाद में मैं इंजीनियरिंग लाइफ में आ गया था, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो गया। बट मेरे को बोला कि चलो तू गा, कोशिश कर, यूथ फेस्ट है ना, दे दे ऑडिशन, क्या जा रहा है, नहीं तो पढ़ तो हम रही हैं, है ना। तो ठीक है, मैंने कहा चलो दे देते हैं ऑडिशन। तो ऑडिशन दिया, वहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर कॉलेज में गाना शुरू हुए। फिर वहाँ जो म्यूजिशियंस थे उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे अप्रिशिएट किया कि आप अगर बिना सीखे ऐसा गा रहे हो, तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ मैं, इनके पास जाओ, ऑफिशियली तालीम लो, इट विल बी वेरी गुड। तो बस फिर मैंने उनको वो बात फॉलो की, और फिर ऐसे मेरे को मेरे फर्स्ट गुरु उस्ताद मुरलीधर सोनी जी, जो कि चंडीगढ़ में है सेक्टर 22 में, उनसे मैंने सीखना शुरू किया। और अपने बैचलर्स के डेज में ही साथ साथ म्यूज़िक को सीखता गया। और कब मैं म्यूजिशियन बन गया और इंजीनियरिंग का मुझे कुछ पता भी नहीं। तो ये मैनेज कैसे किया तुमने कि पढ़ाई भी साथ साथ में अव्वल तरीके से करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ आए हो तो ऑब्वियसली पढ़ाई भी तो करनी होती है, साथ में काम भी करना होता है और साथ में म्यूजिक भी करना होता है। हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? उस टाइम इंडिया में तो ऐसा था कि बैचलर्स की पढ़ाई थी, बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से की है,
तो उसी टाइम मैंने सीखना, यूथ फेस्ट से मैं इंस्पायर हुआ और सीखना भी शुरू किया। बट मुझे लगता है इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया में यही एक फ़र्क है कि वहाँ पे जब मैं था तो कुछ बर्डन नहीं था कि काम करना है। कभी पेरेंट्स ने ऐसा बोला नहीं कि पैसा कमा के लाओ, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था अभी +2 पास किया है, बैचलर्स कर रहा है, तो अभी पढ़ाई ही है करने को, प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट था पेरेंट्स का, तो ठीक था कि हाँ पढ़ लेंगे, जब एग्जाम्स आएंगे पढ़ लेंगे। वैसे तो म्यूजिक चल ही रहा है, सारा दिन म्यूजिक ही चल रहा है, बस म्यूजिक ही पसंद था। उसके बाद से बस म्यूजिक ही मेरी लाइफ हो गया, और मुझे पता भी नहीं लगा कि इतना, मुझे उस टाइम ये श्योर नहीं था कि मैं बाद में मेरी मतलब ये सांस बन जाएगा मेरी, ऐसा उस टाइम श्योर नहीं था। बट मैनेज हो गया। बट यहाँ पे आके हाँ थोड़ा सा ये टफ रहता है कि आपको म्यूजिक भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, जॉब भी करनी है, फीस भी निकालनी है। और मुझे नहीं लगता कि, शायद होता होगा बट मोस्टली ऐसा है कि इंडिया में मैं नहीं समझता कि कोई 22 या 23 साल का लड़का है ना अपने ग्रोसरी भी खुद खरीद रहा होगा, अपने कपड़े भी खुद धो रहा होगा, अपने डिश वॉशिंग भी खुद कर रहा होगा, जॉब भी खुद कर रहा होगा, और वहीं से पैसे कमा के अपने सारे फंडिंग्स को मैनेज भी कर रहा होगा, और पैसे कमा कर फीस भी निकाल रहा होगा। तो मैं खुश हूँ, चाहे मैं जिंदगी में कुछ ना बनूं, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपनी चीजों को बहुत कम उम्र से मैनेज करता हुआ आ रहा हूँ। क्या बात, तो ये सो नाइस। ये हर कोई नहीं कर सकता। मैं खुद भी स्टूडेंट बन के आई हूँ, तो आई नो कि कितना डिफिकल्ट होता है ना यहाँ पर। बिल्कुल स्ट्रगल होता है, जब तक वो परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिलती तब तक तो तलवार चली जा रही है। मेरा एक सवाल है तुमसे, क्योंकि जैसे सबको पता है मैं कार्टून्स वगैरह बनाती हूँ, तो मैंने स्टॉक किया है ना तुमको पूरी तरह से फेसबुक के ऊपर, तो मुझे पता चला तुम्हारी स्टाइल कैसी है वगैरह वगैरह। तो तुम्हारी स्टाइल में रिप्ड जीन्स का बड़ा था कि, तो हम दोनों ने क्या किया, देख भाई तेरे लिए आज हम दोनों ने हमारी जो जीन्स है वो हमने फाड़ ली। मैं वैसे भी जीन्स फाड़ सिंगर हूँ। जीन्स फाड़ सिंगर। सिंगर तो आप हो ही, लेकिन एक और चीज मेरे नोटिस में आ गया जब मैं स्टॉक कर रही थी फेसबुक पे। तो एक मैं फोटो जो है वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और ऑडियंस को भी ये तो जरा ये अभी दिख जाएगा, स्क्रीन पे दिखाया जाए प्लीज फोटो। कौन सा फोटो है अब? अभी आता है मेरे 10,000 फोटोज के अंदर ही आएगा अभी। तो जो ये है थोड़ा स्क्रीन पे अगर निकाल, तो जो ये यहाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तो मुझे पता है कि तुम गाना गाते हो, गिटार बजाते हो, लेकिन ये कैरेक्टर कोई रामायण महाभारत का जो है थिएटर, यहाँ क्या चल रहा है? इसकी जरा कहानी हमें बताएं। यहाँ ऐसा हुआ था कि उस दौरान मैं दिल्ली में जॉब करता था। बैचलर्स खत्म होने के बाद एज अ इंजीनियर ही मैं एक कंपनी के साथ दिल्ली में था। कुछ टाइम बाद मैं वापस आ गया, ऑडिशंस के चक्कर में मुझे पता चला ऑडिशंस हो रहे हैं, ये अब वापस आ गया। फिर ऑडिशंस वगैरह दिया, मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था। तो मेरा एक दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड विशाल नाम है उसका, और वो वैसे देखने से ऐसा नहीं लगेगा दोस्त है क्योंकि वो बहुत मोटा है, बहुत कम उम्र में, और मोटा है वो। ये बोलना पड़ेगा उसे। वो मुझे बहुत टाइम पहले से नहीं दोस्ती रहेगी। मैं उसे बुलाता भी ऐसे, वो मोटा, और वो बहुत टाइम, और मैं बोल भी इसलिए रहा हूँ कि वो बहुत टाइम से मुझे लारे दे रहा है कि भाई जिंदगी में उसके 3 एम है, या उसे संगीत आ जाए, या वो पतला हो जाए, या उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। भगवान की दया से इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या, तो भगवान नहीं है या फिर भगवान सुनता नहीं है उसकी। तो चलो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे नाइस। तो हुआ ऐसा कि वो भी उस टाइम जॉबलेस था अपनी लाइफ में। तो उसको मेरा सर्कल जो था सारा था इंडिया में, वो सब म्यूजिक वाले या थिएटर वाले थे सब। तो किसी एक म्यूचुअल फ्रेंड ने बोल दिया कि अभी तो जॉबलेस भी है, तो तुम एक काम करो कि ऐसा ऐसा कुछ ऑडिशन हो रहा है किसी प्ले के लिए, तुमको कुछ पैसा भी मिल जाएगा, और उस स्क्रिप्ट की डिमांड भी यही है, कुछ डिवोशनल है प्रोग्राम महाभारत जैसा, तो उसकी डिमांड भी यही है, उनको एक सैनिक चाहिए, मोटा ताजा सैनिक, सैनिक नहीं, मोटा ताजा, उसको क्या बोलते हैं जो भाला, मोटा ताजा भाला। अच्छा, जो भाला लेके खड़ते हैं, हाँ सैनिक ही, सैनिक दरबार के बाहर खड़े होते हैं, सैनिक है ना ऐसे। तो वैसा कुछ स्क्रिप्ट की डिमांड थी। उसने कहा ठीक है, कुछ है तो नहीं करने का, तो यही सही है ना, चले जाएंगे, नहीं होगा तो वापिस आ जाएंगे, है ना। तो वो जाता रहा,
मैंने कहा ठीक है। तो जब लास्ट दिन था उसका, उन्होंने कुरुक्षेत्र जाना था चंडीगढ़ से, उसने मेरे को बोला यार तू मुझे छोड़ देगा, मैंने कहा छोड़ देता हूँ तेरे को। तो मैं उसको सिर्फ ड्रॉप करने गया था वहाँ तक। अच्छा। फिर अभी वो सब आए नहीं थे, हम बाहर पार्क में बैठे रहे, तो कहता है थोड़ी देर बैठ जा, कोई नहीं है ना। मैं ठीक है, मैं फ्री तो हुई हूँ। तो वो प्ले वालों ने मुझे देख लिया और कहते हैं अच्छा आए आपके दोस्त हैं, कहते हैं ये भी एक्टिंग करते हैं। नहीं सर, ये तो मुझे सिर्फ छोड़ने ही आया है, एक्टिंग नहीं करते। कहते अच्छा, कहते क्या करते हैं, सिंगर है सर। अच्छा ऐसा बढ़िया, तो आप क्या गाते हैं, ऐसे मेरे से पूछा। उस टाइम मैं साईं मंदिर में भी गाया करता था, तो ऐसे पूछा यार डिवोशनल गा लेते हो? है ना सर, गा लेते हैं। आप बताओ क्या सुनना है आपने ना। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत अलाप मार के क्लासिकल चीज़ें सुनाई, क्योंकि मुझे था कि शायद यहाँ से काम आ जाएगा, क्योंकि महाभारत का कुछ डिवोशनल प्रोग्राम है, पीछे अलाप वलाप कुछ लेना होगा, है ना। तो मैंने उनको सुनाया, वो इम्प्रेस हो गया, बढ़िया है। तो उन्होंने बोला आपसे हम, आपके बोलने में भी एक मिठास है, आप हमारी डबिंग भी कर देना डायलॉग्स की, है ना, और आप कुछ म्यूजिक का काम भी आपसे करवा लेंगे। वाह। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, है ना, चल पड़ते हैं। तो चले गए वहाँ, जाके मेरे से थोड़ा बहुत गवाया भी उस प्ले में, और बोला ये पतला दिखता है और हमारे पास वो नहीं है, नारायण नहीं है, नारायण नहीं, नारद मुनि नहीं है, इसका शेव वेव कराओ। उस टाइम दाढ़ी वाड़ी रखता था मैं, शेव वेव कराओ, सब करवाओ, बाल वाल कटवाओ और इसको नारद मुनि बना देंगे। तो वहाँ से अब वहाँ पे हुआ क्या, नारद मुनि तो बना दी। मैंने कहा सर मेरे से गवा लो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा ना। पर मुझे सब बोला करते थे यार ये कर लेगा, बड़ा तेज है, ये कर लेता है, बोल भी लेता है, सब हो जाता है ना, कर लेता है। तो मैंने कहा चलो कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मैंने कहा सर मैं इतना जरूर फॉलो कर सकता हूँ, आप मुझे कुछ बताएंगे एग्जैक्टली मैं सेम रिपीट कर दूंगा। जैसे अगर आपने मुझे रेफरेंस के लिए, अगर आपने मुझे बोला नहीं मैं नहीं आ रहा, तो मैं बोल दूंगा नहीं मैं नहीं आ रहा, आपको कॉपी करना है मैं कर दूंगा ना। कहते हाँ ठीक है, बस यही करना है, ठीक। अब वहाँ गए तो भैया देखा वहाँ तो कुछ और ही कहानी है। कहानी ये थी कि डायलॉग बोलना नहीं है, डायलॉग ऑलरेडी बोला हुआ है, उसके ऊपर लिप सिंक करनी है, और डब्ड डायलॉग्स के ऊपर लिप सिंक करना था। भाई पानी दे दो मम्मी, है ना, मुझे खड़ा दिया, अच्छा ऐसे बोल लो, है ना। पीछे एकदम से मेरे को मेरा दोस्त बोल देता था नारद मुनि आने वाला है, और ठीक है मैं भी ऐसे, हाँ नारद मुनि आने वाला है ना, चलो करना क्या, कुछ नहीं, बस वो बोल रहा होगा, मैंने बोलेगा क्या ये तो बता, मैं तभी लिप सिंक कर, कुछ भी बोल रहा तू ऐसा कुछ भी करता नहीं, ठीक है ओके कर दूंगा। वो रिहर्सल थी, खुशी की बात तो ये कि वो रिहर्सल थी, फाइनल नहीं था, नहीं तो मारते लोग चप्पल से मुझे। टमाटर। तो वो रिहर्सल थी, रिहर्सल में क्या हो रहा है, अब वो पीछे से एकदम नारद मुनि आ गया, शक्तियां बज रही हैं और नारद मुनि आ रहा है, नारायण नारायण, मैं ऐसे कर रहा हूँ, है ना। नहीं कहते हाथ, अब मुझे बताया गया था हाथ ऊपर रख लो, तो मैंने हाथ ऊपर रख ली। कह रहे इतना भी ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे कर लो ना, ठीक है ऐसे। मतलब वो उनका कहने का मतलब ये था ऐसा रखना है कि नारायण नारायण, पर मुझसे नहीं हो पाए, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ नारायण नारायण। अर्जुन तुम प्रभु शिव की चेतावनी भूल गए, ऐसे कहते हैं ऐसी शक्ल मत बनाओ, क्योंकि भगवान लोग मस्त होते हैं, ऐसा हो ऐसा नारायण ना, और आराम से चलो, इतनी तेज मत चलो, आराम से मगर हो जाए जैसे नशा कर रखा है, ऐसा हो जाओ बस। और करते करते रिहर्सल करते करते वो हो गया, और जब फाइनल टेक हुआ लास्ट दिन, बहुत बढ़िया गया, मेरे आते ही ऐसे तालियां बज गई, नारायण आ गया। क्योंकि नारायण वैसे भी देखा जाए महाभारत में वो कैरेक्टर ही ऐसा था कि जिसने इधर की बात उधर की बात इधर की, वो तो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, वो ऐसा है वैसा, नारायण नारायण दाल में काला, तो ऐसा कैरेक्टर था वो। ठीक है, सीखने को भी मिला, मजा भी आया। तो वही की ये फोटो है उन दौरान की रिहर्सल्स की। क्या मजेदार, क्या बात है। मैं कहा ये आशीष का प्रोफाइल देख रही हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये जरूर पूछना है। सो नाइस। आशीष साहब थोड़ा सा अपने रियाज के बारे में बताइए कि यू नो आई एम श्योर हमारे जितने भी लोग हमारे दोस्त सुनते हैं, they are all inspiring musicians, singers as well, so they would want to know कि what proper practice is like. तो क्योंकि सब को ये खुशकिस्मती नहीं होती कि वो गुरु के पास जाएं, सीख पाएं अच्छे से, तो वो जितने भी उनके सर्कल में है वो उन्हीं लोगों से इंस्पिरेशन लेते हैं। एंड आई डेफिनेटली फील दैट यू आर डेफिनेटली वन ऑफ दोज स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन फैक्टर्स दैट कैन डेफिनेटली इंस्पायर समवन। ये तो अमन भाई आपका बड़प्पन है, ऐसा है कुछ नहीं, मैं नहीं नॉर्मली नहीं सच में। तो आप थोड़ा सा अपने रियाज के बारे में बताइए कि आपके रियाज का एक दिन फॉर एग्जांपल कैसा था। अगर वैसे मैं इस बारे में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि एक म्यूजिशियन बनने के लिए रियाज की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा कि रियाज करके एक आर्टिस्ट तैयार होता है। आर्टिस्ट बॉर्न होता है, वाह, वो ऑलरेडी
उसके अंदर होता है, जैसा बोलते हैं ना कि पहले सुर होना चाहिए आप में, बिल्कुल। तभी तो आप गा पाएंगे, या गजल गा पाएंगे, या कव्वाली गा पाएंगे, या कुछ भी गा पाएंगे। पहले सुर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि दूध तो होना चाहिए आपके पास, तभी तो आप उसका खीर बना पाओगे, या रसमलाई बना पाओगे, या कुछ भी बना पाओगे। मेरी पर्टिकुलरली मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि गाना ऑलरेडी एक स्किल था, बस सीखने से पॉलिश हुआ, और जो मैंने सीखा वो भी बिल्कुल बेसिक ही है, एक बेस ही है। और मुझे लगा भी कि मुझे मतलब टाइम ही उतना मिला सीखने का, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बन नहीं पाया उतना जितना है मेरे पास ऑलरेडी। वो उसी को मैं और ज़्यादा टफ करके देखता हूँ, या आसान करके देखता हूँ, या कुछ और चीज़ें टच करके देखता हूँ, कोई और स्टाइल सुनता हूँ, उसको अपने स्टाइल में ऐड कर लेता हूँ। फिर कुछ फ्यूजन होकर कुछ और निकलता है। अगर वो अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं पेश करता हूँ, नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर कुछ और करके देखते हैं। सीखा मैंने बेसिकली ये कि सरगम का रियाज, अलंकार का रियाज जी, और तानों का रियाज, और थोड़े बहुत क्लासिकल इंडियन म्यूजिक सीखा। और रागों के बारे में अगर मैं कहूँ तो इतना ज़्यादा रागदारी मुझे नहीं पता है। इतना पता है कि हाँ, इस राग का रंग ये है, इस राग का रंग ये है, दरबारी का ये रंग ये है, यमन का रंग ये है, और उसमें ये नोट्स लगते हैं। बस मेरे उस्ताद जी ने पहले दिन ये बोल दिया था कि आपको सिर्फ इतना सीखना है कि व्हाट इज ए, व्हाट इज जेड, व्हाट इज सी, एंड वेयर इज सी, वेयर इज जेड। वो सी से कितना दूर है। अब इसको हाथ में मत गिनना कि डी ई एफ जी, ऐसा थोड़ी होता है। अब आपसे पूछेंगे 2 into 9 तो आप क्या बोलोगे? 18। अब ये थोड़ी करके दिखाओगे 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, फिर अभी 9 तक पहुंचोगे तब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। तो वैसा नहीं होना चाहिए, सीधा 2 into 9 18, 3 into 2 6, 2 into 3 भी 6, ये ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो म्यूजिक में भी वो सीखा कि सा की आवाज ये है, और धा की आवाज ये है। ये ऐसे नहीं करना है सा रे गा मा पा धा, है ना। बट लेकिन सीखने की शुरुआत यहीं से हुई मेरी। शुरू में तो चोरी ही करता था कि पूछ लिया तो नीचे से आके फिर ऊपर आके, पर फटाफट कर देता था। बट उनको गुरु आदमी को तो पता लग ही जाता है कि ये चोरी कर रहा है ना। पर धीरे धीरे उन्होंने कहा अभी ऐसे ही सीख, ऐसे ही अभी यही तरीका है पता करने का, हौली हौली यूज टू हो जाएगा, है ना। पहले दिन ही तू टेबल नहीं बोल पाएगा, पहले 1 2 तो सीख, है ना। तो ऐसे शुरुआत हुई बस। अरे वाह, वेरी नाइस। थोड़ा सा आप ये भी बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपके बारे में जहाँ तक थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और आप चैम्पियन भी बने हैं उन चीज़ों। तो ज़रा बताइए कि आपका कॉम्पिटिशन्स के साथ क्या क्या हिस्ट्री रहा है, और कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ कहाँ से आपने विनर का खिताब हासिल किया है। कॉम्पिटिशन्स का ऐसा रहा था कि जब टीवी में देखते थे इंडियन आइडल, सारेगामापा, ये सब देखते थे तो बड़ा इंस्पायरिंग लगता था कि वाह यार, ये लोग कैसे तान कैसे मार देते हैं भैया, ऐसा कान पे हाथ लग जाता था, कितना इतनी कम उम्र और इतना ज़्यादा टैलेंट है ना। तो मेरा भाई का बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में ना। बोलता था कि ना तू ये सब कर सकता है, पर तुझे करना पता क्या है, जाके क्रिकेट खेलना है। तो तेरा मन ये करता है, ये नहीं करता कि वो देख टीवी पे है कोई, है ना, तो सीख, है ना, ऐसा कोशिश तो करने की, तू ये कर सकता है, अच्छा गाता है, सॉरी, तो देख देख के सीख जाएगा, है ना, कोशिश कर बस। वो बहुत पुश करता था मुझे, पर मैं खेलने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो मैं जिस टाइम पे जो चीज़ समझ आ गई उसका पूरा मजा लूंगा मैं, बस इतना ऐसा है मेरा एटीट्यूड, है ना। तो सीखने लगे, कॉम्पिटिशन्स देखता था, जब सीख गया तो फिर यही रहा कि हाँ अमेजिंग लगता था ना कि हाँ कि इतना छोटा सा बच्चा गा रहा है, या कम उम्र में लोग इतना अच्छा गा रहे हैं। तो मुझे भी लगा कि यही एक रास्ता होगा आगे तक पहुंचने का। पर रास्ते तो कहते हैं कि आप खुद भी बना सकते हैं, डजंट मैटर। तो लेकिन मुझे लगता था यही रास्ता है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग भी नहीं था, है ना। मुझे तो मैं वो नहीं था कि स्टार फैमिली से नहीं था। तो बस ऐसे करते 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 सीखते गए, कॉम्पिटिशन्स में जाते रहे, है ना, लाइन में लगते रहे, धूप में सड़ते रहे। जब आगे तक पहुंचे तब तक बारी भी आती थी, और तब तक सब कुछ शरीर साथ ही छोड़ देता था। सुबह 3 बजे पहुंचते थे, 10 बजे बारी आती थी, इसी आस में रहकर कब मैं वहां तक पहुंचूंगा आगे तक। जब पहुंचते थे तब देखते थे, हैं ये तो वो है ही नहीं, ये तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं नॉर्मल से, वो सुन रहे हैं, 2 मिनट बाद वो बोले थैंक यू बाय, थैंक यू नेक्स्ट। 2 मिनट में सुनते थे। और कैसे वो, मैं इतनी देर से सुबह का 4 बजे का वेट कर रहा हूँ, रात के 10 बजे मेरा नंबर आया, मैं 2 मिनट में कैसे वो फील लेके आऊं, कैसे लेके आऊं। और ऊपर से पता नर्वस भी हो जाता है इंसान, है ना, कैसे लेके आऊं, बहुत टफ लगता था। पर
धीरे धीरे समझा अब जो भी है ये प्रॉब्लम तो मेरी है, हम्म, तो किसी तरह से इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर किया और रियाज किया और तैयार हुए, फिर गए, बहुत फिर रिजेक्ट हुए, फिर गए, फिर रिजेक्ट हुए, करते करते थोड़ा बहुत ट्रेंड हो गए, देख थोड़ा इस देश इस दुनिया के बारे में समझ आ गया। फिर एक रियलिटी शो मेरे स्टेट में भी हुआ, चंडीगढ़ में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे हुआ, वॉइस ऑफ चंडीगढ़। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मैं जीत गया, तो सबको मज़ा आया। Nice. तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया। फिर और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स आए, तो वहाँ पे भी जीतना शुरू। वॉइस ऑफ हिमालयाज में आया था, वहाँ पे मैं फर्स्ट रनर अप आया था। फिर ऐसे इंडियन आइडल में गया, कई रियलिटी शोज में गया, कुछ हद तक दूर तक पहुँचे, जहाँ तक लिखा था और जितना अच्छा मैं गाता था उतना मिल गया। बाकी अब जब और ट्रेंड हो जाएंगे तब और भी दे देगा भगवान। Nice, nice, very nice. अभी दिखता है कि यू आर सो पैशनेट इन म्यूजिक को लेके, तो ऑब्वियसली इतने बचपन से यू हैव बीन सिंगिंग, तो फ्यूचर में भी यू विल नेवर वांट टू लीव म्यूजिक। तो जो जीवन साथी का क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, तो किस तरह घुमा का फिरा जीवन के साथी? एक ही पॉइंट घुमा फिरा के जीवन सुनिए तो साथी, सही, relationship। अरे आपका शो भी तो इसी रिलेशनशिप्स पे ही तो बेस्ड है ना। तो ये पूरी तुम्हारा हो जिंदगी, गया। मेरी पूरी जिंदगी अब इसी चीज पे बेस्ड है। तू शो की बात कर रहा है। तुम्हारा हो गया तो सबका थोड़ी ना, उसको तो अभी करनी है शादी, उसके पास तो चॉइस है, तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है। तो किस तरह की जीवन साथी का एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या होना चाहिए? इज म्यूजिक अ डील ब्रेकर? जैसे अमन के केस में तो डेफिनेटली था, अगर म्यूजिकली इंक्लाइंड नहीं है तो सिंगर हो या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इंक्लिनेशन होना चाहिए, प्यार होना एक चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए कि यार आप अपने पार्टनर को समझें कि उनका ये एक दिल से रिलेटेड चीज़ है, उनके सांस के बराबर है हमारी ये चीज़। और अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि म्यूजिशियन हो या म्यूजिशियन ना, या गाना बजाना जो भी हो, लेकिन अगर उसी चीज़ को ये समझे नहीं कि आप किसी की सांस को बंद करने की कह रहे हो, तो फिर तो यू नो व्हाट द आउटकम ऑफ दैट इज, आप फिर जिंदा लाश के साथ ही रह रहे हो। वही बात है। यही सेम बात वैसे मैं बोलने भी वाला था कि म्यूजिक मेरी सांस है। क्या बात? अगर कोई मुझे, अगर जो भी लाइफ पार्टनर आएगी, अगर वो मुझे ऐसा बोलेगी कि नहीं म्यूजिक से मैं इरिटेट हो रही हूँ, बार बार शोज गैदरिंग्स मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ तो दूंगा उसके कहने पे, ठीक है नहीं है पसंद तो नहीं करेंगे, पर फिर मैं एक लाश ही रह जाऊंगा, एक लाश के साथ जीने वाली बात है बस। फिर मैं बस हाँ करता रहूंगा, हर बात में हाँ ओके बस दैट्स इट। हाँ, कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाएगा मेरे साथ। वो मुझे लाइफ पार्टनर भी ही, आपके सवाल का जवाब जो है वो यही है कि मुझे लाइफ पार्टनर, वो चाहे सिंगर हो या ना हो, डजंट मैटर, वो उसको कुछ म्यूजिशियन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सपोर्ट करे हर सिचुएशन में, इतना मिल जाए बहुत है बस। यही तो चाहिए ना, कोई क्लैशेस ना हो कि आइडियाज में कि ये या वो या ये या वो, नहीं तुम ये गलत कह रहे हो, ये चीज। एंड आई एम श्योर कि इक्वालिटी को रखने के लिए आप भी उसे उतना ही सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल उसके अपने पैशन को, तो ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो वेरी गुड। नहीं, बहुत शुक्रिया आशीष साहब। अब आपके गाने की बड़ी फरमाइशें हो रही हैं, और एक रिक्वेस्ट है मेरी, वो गाने में ही सैया जो है ना, ये मैंने पहले कभी सुना नहीं था। मैंने आपको सबसे पहले स्वरताज 2018 में सुना था, स्टेज पे जब वो गाना सुना था। आफ्टर दैट आई गूगल्ड एंड यूट्यूब में जाके फिर मैंने वो एक्चुअल में रियल गाना, तो ओरिजिनल तो अच्छा, ओरिजिनल नहीं, अच्छा कभी सुना नहीं। अगर कैलाश खेर सर आप कभी भी देखे ना इंटरव्यू से, मेरी फ्रेंड बैठी थी सर मैंने देखो प्रमोशन किया सर। एशा वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड मैंने कहा ये बहुत अच्छा बोलती है, हैवंट यू हर्ड दिस? आई सेड नो आई हैवंट। तो वो आज गाना बिल्कुल गाना। जी बिल्कुल बढ़िया। तो थोड़ी देर में बस अभी चलते हैं, आशीष साहब का गाना सुनते हैं। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से।
आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख फोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख बोलना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना हो। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां। पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां।
तुर गए ओ सजना निंदरा खो के जाग के कटियां रातां पुछ काले बदला तो सीने विच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां तुर गए ओ सजना निंदरा खो के जाग के कटियां रातां आ भी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुतां सोनिया मुड़नियां तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना हो तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना ठीक है हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया 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 तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया 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 ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए कोई प्यार से घूंघटिया देता उठाए पदम मगर सरगा ये नरम नरम नशा है बढ़ता जाए कोई प्यार से घूंघटिया देता उठाए तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं है ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं तेरे नाम से जुड़े हैं
सारे नाते सैया 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 हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं ना मानूं मैं ना जानूं मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो तेरी तू है मेरा सैया सैया वाह जी वाह आशीष साहब, मज़ा आ गया यार। थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत आपकी प्यारी आवाज़ है, बहुत ही मीठी आवाज़ है। तो दिल from bottom खुश of कर my दिया heart, हाँ यार। बिल्कुल यार, आई एम श्योर सबका ही दिल खुश किया होगा आपने। तो जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, एक छोटी सी मेमोरी है जो हम चाहते हैं कि हम आपको हमारी तरफ से दें। शो इफ़ यू कुड जस्ट प्रेजेंट दैट टू आशीष। तो सर ये आपका जो एक कार्टून बना है, एक ये याद एक रहेगी छोटी सी आपको। याद है हमारी तरफ से। तो आप जब भी इसको देखेंगे आपको याद आएगा, इस पे डेट भी है, हमारे सिग्नेचर्स भी हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत बहुत ऊंचाई पे देखेंगे, बहुत जल्दी ऊंचाई पे देखेंगे। तो आते रहिए, गाते रहिए एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू जी, आपका Thank बहुत you बहुत so much शुक्रिया। for और coming. आपने एक गलती कर दी, मेरी जीन्स नहीं फाड़ी इसमें। तुम फोटो को छोड़ो, हमने यहाँ फाड़ दी, हमने रियल लाइफ में अपनी पैंट फाड़ के बैठे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह अगले एपिसोड पे। वी हैव गॉट अनदर फैंटास्टिक सिंगर फॉर एपिसोड 5. Sanjana will be joining us next week, Sunday, 7 to 8 p.m. So guys, stay tuned with that. Stay focused with us. YouTube पे जाके हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज पे जाके भी please go and like our page, and anything that you want to ask about these artists or if you want to get in touch with them, contact us through our page and we can put you through to them. But until then दोस्तों, शब्बा खैर, lots of love to you guys. Stay blessed, stay safe. We'll see you next week. Good night. 7 to 8.